कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। डॉक्टर अकेडमी का लोगो भी आपको नज़र आ रहा होगा। साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर आपने शेयर करना है। अच्छा, इसके अलावा हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है हमारा, आप सर्च बार पे जाएं और उसमें लिखें शहरोज़ अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा एक पेज आ जाएगा। उसको फॉलो करें, रिकमेंड करें और सर्कल में शेयर करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट लिखिए शहरोज़_अब्दुल्ला तो हमारी आईडी आ जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। 0300979317 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एनी टाइम फिजिक्स में कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एमसीक्यूज हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आए, फील फ्री टू टॉक टू अस। इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आज आते हैं और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है। इसके न्यूमेरिकल्स आज कराने वाला हूँ जो कि अक्सर पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने बहुत गौर से देखना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ कि न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं कि 1.50 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है और वो उसकी हाइट कितनी है, 1.50 हाइट है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितनी है जी? सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि गिवन डेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की गिवन डेटा है हाइट ऑफ 1.50, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट इज 1.50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1.50 सेंटीमीटर्स क्या है? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d नॉट दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। और मिरर कौन सा गिवन है? मिरर इज कॉनकेव मिरर। अच्छा, फिर क्या कहा जा रहा है जी? आपने दो बातें फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30 सेंटीमीटर्स है। चलिए जी, हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर्स। अब आपको कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है दो बातें फाइंड करनी है। जरा गौर से देखिए। रिक्वायर्ड में आपने दो बातें फाइंड करनी है। पहला क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपने फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज। आपने ये फाइंड करना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस की बात हो रही है। आपने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है di की वैल्यू फाइंड करें। और दूसरी जो चीज है दैट इज इट्स साइज, मतलब साइज ऑफ इमेज। साइज या हाइट ऑफ इमेज एक ही बात होती है। अच्छा, साइज या हाइट ऑफ इमेज दोनों एक ही चीज होता है, तो ये दो चीजें आपने फाइंड करनी होगी। सही हो गया? अब जरा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर ए के लिए जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपने क्या यूज करना होगा? आपने मिरर इक्वेशन को यूज करनी होगी। जरा देखिए, यूजिंग मिरर इक्वेशन, आपको मालूम है कि मिरर इक्वेशन हमारे पास क्या थी? मिरर इक्वेशन हमारे पास क्या है जी? 1/f इज इक्वल टू 1/d नॉट प्लस 1/di। ये आपको मिरर इक्वेशन की है। मुझे di की वैल्यू चाहिए। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? di की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस टर्म को यहां पर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये 1/f माइनस 1/d नॉट इज इक्वल टू 1/di। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने इसको फर्दर प्रोसीड करना है। हमें इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1/di इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/d नॉट। याद रखें, जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो,
सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी गिवन होगा आपको तो आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें कि सिंस f जो है ना वो r/2 के इक्वल होता है। f किसके इक्वल होता है? r/2 के इक्वल होता है। तो इससे आ जाएगा r हमारे पास क्या है? 30/2, तो f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। f कितना आ गया आपके पास? 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास f की वैल्यू भी आ चुकी है और d नॉट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, या आप चाहें तो एलसीएम भी पहले ले सकते हैं इनका। चलो मैं एलसीएम वाले तरीके से कर लेता हूँ। टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो इससे आ जाएगा 1/di, इससे आ जाएगा f d नॉट, ये एलसीएम आ जाएगा। आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ये हो जाएगा d नॉट माइनस f। लेकिन मुझे तो di चाहिए ना, हम क्या करेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड का मैंने रेसिप्रोकल ले लेना है। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ हैंड साइड्स, इससे आ जाएगा di इज इक्वल टू f d नॉट डिवाइडेड बाय d नॉट माइनस f। सही हो गया? ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। इसमें आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं एंड यू कैन गेट द आंसर, और आपके पास आंसर आ जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज। आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, di आपके पास जब आप कैलकुलेटर करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो सेंटीमीटर्स में होगी। क्या होगी? सेंटीमीटर्स में होगी। याद रखें, अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं वो सेंटीमीटर्स में रहते हैं। हालांकि एसआई सिस्टम में सेंटीमीटर जो है वो एसआई सिस्टम में नहीं है, मतलब एसआई यूनिट नहीं। ठीक है, लेंथ का तो मीटर होता है, तो इसको मीटर में होना चाहिए। याद रखें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितनी भी मेजरमेंट्स की जाती है वो बहुत स्मॉल लेवल पे की जाती है, बहुत छोटे लेवल पे की जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए जो सूटेबल यूनिट कंसीडर किया हुआ दैट इज सेंटीमीटर्स। आपको पार्ट नंबर ए का रिजल्ट नंबर ए मिल गया, दैट इज रिजल्ट नंबर ए। रिजल्ट नंबर ए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन से मिल जाएगा। आ जाते हैं जरा पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में क्या कहा जा रहा है कि पार्ट नंबर बी में आपने क्या फाइंड करना है? आपने hi की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर लेंगे। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था hi डिवाइडेड बाय h नॉट इक्वल टू di डिवाइडेड बाय d नॉट। मुझे क्या चाहिए? मुझे hi की वैल्यू चाहिए ना। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा hi इज इक्वल टू di डिवाइडेड बाय d नॉट इनटू h नॉट। ये आ जाएगा फॉर्मूला। आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये होगा। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास hi की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने di, d नॉट और h नॉट की वैल्यू पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो इससे आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर सेंटीमीटर के अंदर होगा। कौन से यूनिट्स में होगा? सेंटीमीटर्स में होगा जी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका रिजल्ट नंबर बी आ गया। दिस इज रिजल्ट बी। ये आपका क्या है जी? ये रिजल्ट बी। ये हमने क्या कर लिया? ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 सही हो गया। अब जरा हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि a candle of height 8 सेंटीमीटर, a candle of अच्छा जी, अब आपको लेकर चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? A candle of height 8 cm is located at a distance of 30 mm from a convex mirror. Its virtual image is formed behind the mirror at a distance of 3 cm from the pole या vertex. Find the focal length of the mirror and height of the image formed. अच्छा, आपने कुछ चीजें जो है वो फाइंड करनी है। जरा देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल के डेटा में आपको क्या गिवन है। गौर से देखिए। सबसे पहले आपको h0 की वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट h नॉट कितना गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। h नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर्स है। अच्छा, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d नॉट, d नॉट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, दैट इज 300 मिलीमीटर्स। कितनी गिवन है जी, 300 मिलीमीटर। याद रखें कि 300 मिलीमीटर बेसिकली 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 300 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। याद रखें आप असल में डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप डिस्कस कर रहे हैं जो मिरर है आपके पास, वो कौन सा मिरर है जी, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर आपके पास कौन सा है, मिरर दैट इज कॉन्वेक्स। कौन सा है जी, दैट इज कॉन्वेक्स। याद रखें कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इससे आ जाएगा इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया। सही हो गया भाई। अच्छा, मिरर हमारे पास क्या है जी, कॉन्वेक्स है। फिर आगे चलते हैं, दो बातें फाइंड करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं। रिक्वायर्ड दो बातें फाइंड करना है, एक आपने फोकल लेंथ फाइंड करना होगा जिसको f कहते हैं, और दूसरा आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज। तरीकेकार बिल्कुल इसी तरीके से है, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए जी, हम जरा इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इससे आ जाएगा f फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा जो हमारे पास मिरर इक्वेशन थी उसकी तरफ। ठीक है, तो चलते हैं जी, इससे आ जाएगा सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1। मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। पार्ट नंबर 1, यूजिंग मिरर इक्वेशन, यूजिंग मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन को जब आप यूज करेंगे तो इससे आएगा 1/f इक्वल टू 1/d नॉट प्लस 1/di। हमें क्या चाहिए, हमें f की वैल्यू चाहिए। आप डायरेक्ट इसका LCM ले लीजिए, टेकिंग LCM, इससे आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/d नॉट इनटू di, ऐसे आ जाएगा। और जब मैं इसका LCM लूंगा तो इससे आ जाएगा di प्लस d नॉट। सही हो गया, मुझे f की वैल्यू चाहिए ना, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ हैंड साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो इससे क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू d नॉट ऊपर चला जाएगा di के साथ और di प्लस d नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जिसमें वैल्यूज को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, आप वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा f का, लेकिन वो कौन से यूनिट में होगा, सेंटीमीटर के यूनिट में होगा। आपने क्या फाइंड कर लिया, f फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, पार्ट बी में hi की वैल्यू चाहिए। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं और पार्ट बी में हमें hi की वैल्यू चाहिए। आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मौजूद है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास मौजूद है, एंड दैट फॉर्मूला इज, क्या था जी हमारे पास, hi डिवाइडेड बाय h नॉट इक्वल टू d नॉट डिवाइडेड बाय di। सही हो गया, यही फॉर्मूला था। हमें hi की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा hi इक्वल टू d नॉट डिवाइडेड बाय di इनटू h नॉट। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को आप जैसे पुट करेंगे आपके पास hi का आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, hi की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, जैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास कोई आंसर आ जाएगा hi का, और वो कौन से यूनिट में होगा, मीटर्स के यूनिट के अंदर होगा। कैलकुलेशन आपने खुद करनी होगी, वैल्यूज पुट करने का काम आपने खुद करना होगा। सही है।
अच्छा, ये तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 कर दिया, सही हो गया जी। ओके, अभी जरा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.923, मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन ज्वेलरी टू रेप्लिकेट डायमंड। ठीक है, आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। गिवन डेटा में क्या कह रहे हैं जी कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n जो है 1.923, ये हो जाएगा 1.923। और फिर कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन फाइंड करना है। याद रखें, यहाँ पर हमने एक चीज अंडरस्टूड वैल्यू के अंदर लेना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड वैल्यू में आपने क्या लेना होगा? आप कहेंगे कि अंडरस्टूड वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये अंडरस्टूड है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम लोग C कहते हैं, दैट इज अंडरस्टूड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये हमारे पास C की वैल्यू होती है। अब आपने क्या करना है? आपने स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन फाइंड करना है, मतलब V की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सही है, स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन। ठीक है, मतलब V की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी होगी। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो इक्वेशन, अच्छा जी, तो इसके बाद आपने क्या करना है? आपने V की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आप लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो इक्वेशन थी, इट वाज n = C/V। हमें V की वैल्यू चाहिए, तो आप जरा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा n क्रॉस V = C। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय n, दोनों साइड को हमने n पे डिवाइड कर देना, तो इससे आ जाएगा C/n। आपके पास ये आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, जैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, आपने वैल्यूज को पुट कर लिया। जैसे इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करोगे आपका आंसर मीटर पर सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। सही हो गया जी। तो ये हमने क्या कर लिया? ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 कर लिया। अब जरा आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन में आपको क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि आपके पास a ray of light strikes an air/water surface at an angle of 46 with respect to the normal. The refractive index of water is 1.33 and आपने दो बातें फाइंड करनी है। Find the angle of reflection, ठीक है, when the direction of ray is part number A from air to water and from water to air। इन दोनों केसेस में आपने फाइंड करना होगा। अब जरा और से देखें, आप कहेंगे आपके पास जो इक्वेशन है, आपको मालूम है कि इन्होंने गिवन में कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना गिवन है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मतलब n ऑफ एयर कितना होता है? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, n ऑफ वाटर कितना है? 1.33। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आपने थीटा आई या इंसिडेंट एंगल आपको कितना गिवन है? इंसिडेंट एंगल थीटा आई इज इक्वल टू थीटा 1 = 46। आपने
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, सही है। रिक्वायर्ड क्या है जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और से देखें आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिक्वायर्ड दो बातें, आपने क्या फाइंड करना होगा, आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सही है। मतलब आपने थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा r आपने यहां भी फाइंड करना है, थीटा 2 इक्वल टू थीटा r आपने यहां भी फाइंड करना है। लेकिन जरा और से देखिए, ये जो केस होगा ये कौन सा केस है, जब रे ऑफ लाइट, केस ए, रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर जाएगा, एयर टू वाटर, और इसमें हमारे पास जो रे ऑफ लाइट होगा केस बी, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर के लिए आपने फाइंड करना होगा। अब जरा हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या है जी, स्नेल्स लॉ आपको मालूम है कि स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। अच्छा गौर से देखिए, इससे आ जाएगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ हमें मालूम है कि solution using Snell's law, using Snell's law, that is n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, ठीक है। या Snell's law को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे n1 sin of theta I equal to n2 sin of theta r। हमें थीटा r चाहिए, क्या चाहिए, थीटा r चाहिए। तो आप क्या कर ले, डिवाइडिंग n2 बोथ हैंड साइड, दोनों साइड पे मैंने क्या कर लिया, n2 को डिवाइड कर लिया। तो इससे आ जाएगा जो इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी sin theta r is equal to n1 divided by n1 divided by n2, ठीक है, n1 divided by n2 आ जाएगा into sin of थीटा I आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें, ठीक है, sin of थीटा r, n1 की वैल्यू क्या है आपके पास, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू आपके पास 1.33 है, 1.33 और sin of 46 आप लोग कर लेंगे। जब आप इन सब को फाइंड करेंगे तो आपको कोई आंसर यहाँ पर कोई आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे थीटा r चाहिए, तो दोनों साइड का मैंने साइन इनवर्स लेना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ हैंड साइड, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ हैंड साइड, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ का भी ले ले और साइन इनवर्स यहाँ का भी ले ले। जो आंसर आया होगा उसका आपने, मतलब ये जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उसका आपने, उसका यहाँ पर आपने उसको पुट करना है और उस आंसर का आपने साइन इनवर्स लेना होगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स फिनिश हो जाएंगे, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी थीटा r, और साइन इनवर्स लेने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हमने एयर टू वाटर केस के लिए किया, लेकिन जब रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर जाएगा तो और कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ जो n1 था वो n2 हो जाएगा और जो n2 था वो n1 हो जाएगा, ठीक है। अब केस कौन सा है, वाटर टू एयर है। यहाँ पर हमने ऊपर हमने n1 क्या लिया हुआ था, इसको हमने n1 लिया हुआ था, इसको हमने n2 लिया हुआ था। अब इस केस में क्या हो जाएगा, n1 जो है ना वो nw हो जाएगा 1.33 और n2 जो है n एयर हो जाएगा, दैट इज 1। बाकी तरीकेकार जो है हूबहू सेम होगा जिस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, आप स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को आप यूज करेंगे, आपके पास आ जाएगा n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2 या n1 sin थीटा I इक्वल टू n2 sin थीटा r। सही हो गया। दोनों साइड को आपने डिवाइड कर लेना है n2 पे हूबहू उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने पार्ट ए किया है। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें
थीटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो दोनों साइड का हमने क्या ले लेना होगा, साइन इनवर्स ले लेना होगा। जब आप साइन इनवर्स ले लेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा n1 n2 इंटू साइन थीटा आई। सही हो गया। अच्छा, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी थीटा आर, ठीक है। लेकिन ये कौन से केस के लिए होगा, ये केस नंबर बी के लिए होगा, जब रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर मूव कर रहा है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जरा स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। ओके, अभी हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है आपको, न्यूमेरिकल नंबर 5 में गिवन आपको क्या है, कहा जा रहा है कि आपके पास an optical fiber is made up of from flint glass with refractive index of 1.66 and surrounded by a cladding made up of crown glass with refractive index of 1.52. What is the value of critical angle? critical angle की क्या वैल्यू है? सही हो गया। आपके पास गिवन है refractive index of flint glass, चले मैंने इसको n1 ले लिया और ये 1.66 के इक्वल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इसको मैंने n2 ले लिया और ये 1.52 के इक्वल है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। आपने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। सही है, तो आप लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है, मतलब आपने थीटा सी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अब थीटा सी की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तरीका सिखा रहा हूं, और से देखिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n1। इसमें आपने क्या कर लेना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। सही हो गया, ये थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और इसमें आप जब वैल्यूज को पुट कर लेंगे इस फॉर्मूला में आपको आंसर मिल जाएगा क्रिटिकल एंगल का। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सपोज द बुक पेज इज हेल्ड at 7.5 cm from a convex lens of focal length 10 cm and concave lens of focal length minus 10 cm. What is the magnification produced in each case? दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन कितनी प्रोड्यूस होती है? सही है। अच्छा, दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन कितनी प्रोड्यूस होती है? एक मिनट पॉज करें। ओके, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा जा रहा था since the book page is held 7.5 cm from convex lens of focal length 10 cm and concave lens of focal length minus 10 cm, what is the magnification in each case? जरा और से देखें। केस नंबर 1 में आपको जो लेंस गिवन है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की आपके पास जो फोकल लेंथ है दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर उन्होंने आपको दिया है, और डी नॉट की वैल्यू 7.50 सेंटीमीटर से मैग्निफिकेशन चाहिए। आपने जो लेंस इक्वेशन का फार्मूला था वो यूज करना है और डी आई की वैल्यू फाइंड कर लेना है। मैंने फाइंड की तो -30 सेंटीमीटर आता है। मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। आपके पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला था m इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी नॉट। इसके अंदर जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, +4 मिल जाएगी। यहाँ पर ये प्लस साइन शो कर रहा है कि इमेज क्या होगा, अपराइट होगा। और इसी की पार्ट डी की तरफ आते हैं। आपको जो लेंस गिवन है दैट इज व्हाट, दैट इज कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कनकेव। f की वैल्यू -10 है, d की वैल्यू डी नॉट जो है 7.50 है, सेम। इसका भी वही तरीकेकार है जिस तरह हम लोगों ने पार्ट ए के लिए किया हुआ है। फिर आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहते हैं कि गुलाले इज वीविंग a flea using a magnifier with focal length 3 cm. If her near point is n equal to 25 cm, then calculate the maximum magnification she can get. आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर जो मैंने फार्मूला यूज किया है m equal to n by f plus 1. This is the formula for simple microscope magnification जो कि हम लोगों ने डिराइव किया था। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन 9.33 आ जाएगी।
लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, कहा जा रहा है कि a telescope has a magnification of 40, m की वैल्यू मैंने 40 लिख लिया, and length is 1230 millimeters, length आपको 1230 millimeters given है. What are the focal length of the objective and eyepiece? f0 and fe की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी होगी. आपने सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करना है, दैट इज m इक्वल टू f0 बाय fe. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने से आ जाएगा f0 इक्वल टू m fe. आपको मालूम है कि l इक्वल टू f0 प्लस fe. आपने क्या किया, आपके पास यहां पर वैल्यू मौजूद है f0 की. किस चीज की वैल्यू मौजूद है, f0 की. ये देखिए ये मेरे पास क्या थी, ये f0 की वैल्यू थी. आपने ये f0 की वैल्यू उठाकर कहां पर पुट कर लिया, इस जगह पर आप इसको पुट कर लेंगे. तो l इक्वल टू f0 प्लस fe है ना, तो हमारे पास आ जाएगा l इक्वल टू m fe प्लस fe. अच्छा, अब इन दोनों से मैंने क्या कर लिया, इन दोनों से मैंने fe को कॉमन कर लिया. जब fe को कॉमन कर लेंगे अंदर m प्लस 1 रह जाएगा. अच्छा, हमें fe चाहिए ना, तो m प्लस 1 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे. fe की ये इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यूज पुट करने से 30 मिलीमीटर आता है. लेकिन ये तो हमने फाइंड किया, क्या ये हमने फोकल लेंथ फाइंड किया, लेकिन आई पीस का फाइंड किया. अब ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला हमारे पास मौजूद है, f0 इक्वल टू m fe. 40 हमारे पास मैग्निफिकेशन थी, fe की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास fe 1200 मिलीमीटर्स आ जाएगा. सो अभी हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो फिनिश कर दिए, सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश कर दिए हमने चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के. अभी मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूं, जरा गौर से देखिएगा जी. ठीक है, आ जाते हैं जरा एमसीक्यूज की तरफ. सबसे पहला एमसीक्यूज है, रीड आउट कर लेते हैं. इट्स अवेलेबल ऑन पेज नंबर 100. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10 फिजिक्स में ये मौजूद है. कहते हैं कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 then angle of refraction will be always 30. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास 30 होगा. when the second MCQs की तरफ आते हैं. when r is the radius of curvature of concave mirror, real diminished, याद रखिए diminished का मतलब small in size. diminished किसे कहते हैं, small in size को कहते हैं. real diminished image will be formed when the